नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बीजेपी खेमे से बताएं, जहां बिहार दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा टास्क सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है कि राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जमुई में रैली कर मोदी एनडीए के चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। उसके पहले 2 अप्रैल की शाम को पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली जुड़े और बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं, साथ में लालू राबड़ी राज और सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बीच भी फर्क बताएं। और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। जंगल राज की याद दिलाने के पीएम मोदी के आह्वान के बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। जेडीयू ने पीएम मोदी के इस चुनावी मंत्र का स्वागत करते हुए लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर आरजेडी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए पलटवार कर दिया है। तो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था। दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 14 मैंने जो वादा किया था बेरोजगारों को साल में एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का, देश से महंगाई भगाने का, उनको ये भी बात कहनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में कोई चुनावी रैली करते हैं तो जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। दरअसल 1990 से लेकर 2005 के दौरे को बीजेपी जंगल राज कहती है। रेप, हत्या, अपहरण, डकैती की घटनाओं को लेकर बीजेपी निशाना साधती है। साथ में अपराध के मुद्दे पर लालू राबड़ी शासन पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी हर चुनाव में जंगल राज को ही मुद्दा बनाती है। यही वजह है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया है कि वो नए वोटर्स को ये बताए कि लालू राबड़ी के शासन के दौरान बिहार में क्या स्थिति थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस रहेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्ञान का क्या मतलब है वो भी जान लीजिए। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता और एन मतलब नारी। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना पर फोकस किया जाएगा और इसमें विकसित भारत का रोड मैप भी नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पर फोकस करना है। घोषणा पत्र में इसी की चर्चा की गई है और GYAN का मतलब भी समझाया गया, जिसमें जी मतलब गरीब यानी कि गरीबों पर फोकस रहेगा, युवाओं पर फोकस रहेगा, अन्नदाता मतलब किसानों पर भी, और एन मतलब नारी, नारी शक्ति की चर्चा बार बार प्रधानमंत्री करते हैं।
बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से ही कर रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को जमुई जिले के खैरा इलाके के इस बल्लोपुर मैदान में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसी मैदान से उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया था। बता दें कि पिछली बार इस सीट से चिराग पासवान दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनके बहनोई यानी कि अरुण कुमार भारती चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद चिराग पासवान जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जमुई से पीएम के चुनावी अभियान की शुरुआत करने पर चिराग पासवान ने कहा है कि ये उनके लिए गर्व की बात है। चिराग पासवान से बातचीत की है हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। जमुई से एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव का शुभारंभ करने वाले हैं, चुनाव अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव 2024 जमुई से ही वो एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करेंगे। 2019 में भी वो जमुई से ही चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी और एक बार फिर से जमुई ही, ये कहा जा रहा है कि जमुई कहीं ना कहीं लकी साबित हुआ था 2019 में, तो 2024 में भी लकी साबित होगा। पिछली बार जमुई से चिराग पासवान उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में हैं और वहां से वो उम्मीदवार हैं। हालांकि चिराग जी हमेशा कहते रहे हैं कि जमुई में वो जवानी में आए थे, बुढ़ापे में जाएंगे। चिराग जी, इस बार तो जमुई से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन परिवार का ही एक जमुई में उम्मीदवार बना है। कारण भी यही था क्योंकि ये वादा मैंने जमुई की जनता से किया था कि युवा अवस्था में आया हूं, बुजुर्ग बनकर ही जाना चाहता हूं और इस रिश्ते को मैं तभी निभा पाता जब मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही यहाँ पर रहकर उसी भाव के साथ उनकी सेवा करता, जिस भाव जिस समर्पण के साथ मैं इतने लंबे समय तक जुड़ा रहा। ऐसे में ये फैसला पार्टी के द्वारा इन तमाम सोच को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। प्रधानमंत्री उसी क्षेत्र में आकर शुभारंभ कर रहे हैं चुनाव प्रचार का। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और गर्व की भी बात है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है। जब वो बिहार आते हैं और बिहार में अपनी चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हैं, उसके लिए सबसे पहले वो जमुई को चुनते हैं। तो यकीनन ये मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है, उनका उत्साह बढ़ाता है। चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से जमुई को ही उन्होंने चुना है और जमुई से ही शुभारंभ कर रहे हैं चुनाव प्रचार का। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अरुण कुमार के बाद कई नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसमें पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, प्रदेश संगठन सचिव ई रविंद्र सिंह समेत प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव भी शामिल हैं। ये सभी नेता टिकट बंटवारे से नाराज हैं और नाराज नेताओं में प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह और संजय सिंह का नाम भी शामिल है, लेकिन विनीत सिंह और संजय सिंह ने इस्तीफे की खबर से इनकार कर दिया है। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और जब उस इस्तीफा देने वाले की सूची मेरे पास पहुंची तो मैं अपना नाम देके उसमें हतप्रभ रह गया। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रदेश प्रवक्ता, हालांकि ना मेरी इसमें रजामंदी है ना मैंने कोई इस्तीफा दिया है। मैं आज भी अपनी पार्टी में मजबूती के साथ खड़ा हूं, अपने पद पे खड़ा हूं और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में सीटों के तालमेल को लेकर देरी हुई और अब सीट शेयरिंग के बाद विपक्षी गठबंधन के भीतर बागियों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। पूर्णिया सीट छोड़ने को पप्पू यादव तैयार नहीं है तो सिवान से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। पहले से ही कटिहार और नवादा सीट पर अपनों ने नाराजगी जता दी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ेंगे बागी। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि वो गुरुवार को पूर्णिया सीट से नामांकन करने वाले हैं। बुधवार को आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में पूर्णिया सीट को लेकर सियासत हाई है।
हमको लगा लालू यादव जी बड़े बेटे के तहत आशीर्वाद देंगे, और जब उसने सामने में आकर के पहला नामांकन करने ही आए पप्पू यादव के खिलाफ और मंच पर आकर के जो मन में सो बोलते हैं, मेरे पास रास्ता अपने मां के आंचल के अलावे बचता क्या है, मरता क्या नहीं करता। लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया की बेटी बताया है। कहा है कि बीमा भारती अति पिछड़ा की बेटी है, उनकी जीत पक्की है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है, तो हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। आरजेडी के खाते में गई पूर्णिया सीट से पार्टी उम्मीदवार बीमा भारती ने बुधवार को नामांकन किया, तो गुरुवार को पप्पू यादव भी नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे। इधर सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना शहाब ने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, जिसपे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना। बात सिर्फ पूर्णिया और सिवान तक ही नहीं, कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिए जाने से आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम नाराजगी जता चुके हैं। तो नवादा लोकसभा सीट से राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव आरजेडी की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतर भी चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडी अलायंस का खेल बिगाड़ेंगे बागी। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व सांसद पप्पू यादव का पूर्णिया सीट पर दावा बरकरार है। पप्पू यादव ने कहा है कि वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो प्रियंका गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए। पप्पू यादव के अनुसार लालू प्रसाद भी उन्हें आरजेडी में शामिल कराना चाहते थे। लालू प्रसाद पप्पू यादव को मधेपुरा या सुपौल से चुनाव लड़ाना चाहते थे। ये दावा पप्पू यादव का है, लेकिन प्रियंका गांधी के फोन के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। फिलहाल पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़िग हैं। गाली देकर, हम मजहब को गाली देकर, दूसरे जात को गाली देकर के हम नहीं जी सकते। तो मेरा कोई जात भी नहीं, तो अब जो जाइए तो कहे गठबंधन हुआ कि नहीं। तो जब आप एक इंसान आदमी से भी, सेवक से भी, जो दुनिया की सिर्फ मदद के अलावा कुछ नहीं करता, तो मेरे पास रास्ते क्या थे आप हमको बताओ। जब प्रियंका गांधी जी ने फोन की कि जस्ट नो यू ज्वाइन अस, तो मेरे लिए इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। और राहुल गांधी जी का हमेशा साथ रहा। तो ये दो लीडर की ताकत जिसके साथ हो, मुझे कुछ नहीं देखना था। तो पटना का गठबंधन कैसे पूर्णिया में आके मेरी बात आप समझिए। लालू यादव जी की हमेशा इच्छा थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन कर लूं और मधेपुरा जाऊं, सुपौल ले लूं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं मधेपुरा जाऊं। मधेपुरा में जब जाति के आधार पर पप्पू यादव का बंटवारा कर दिया, कोरोना के बाद भी हरा दिया और बाढ़ के बाद भी हरा दिया, उसके बाद तो मेरा घर है, हम 3.5 लाख से वहां जीते हैं, 2.25 लाख। आखिर पूर्णिया आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों? वाई? उसके बाद भी पूर्णिया में दुश्मनी किस बात से कि पूर्णिया की जनता पर आज तक, ये पूर्णिया है, मधेपुरा नहीं है, पूर्णिया की जनता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम मरे या जिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं, और जब भी राजनीति में आपकी मदद की बात आएगी तो मैं करूंगा। लेकिन इतना नफरत पप्पू यादव से क्यों? मैंने आपको कब भी कहा कि मैं इंतजार किया, 2 तारीख को नॉमिनेशन डेट बढ़ाया। हमको लगा लालू यादव जी बड़े बेटे के तहत आशीर्वाद देंगे, और जब उसने सामने में आकर के पहला नामांकन करने ही आए पप्पू यादव के खिलाफ और मंच पर आकर के जो मन में सो बोलते हैं,
मेरे पास रास्ता अपने मां के आंचल के लाभे बचता क्या है, मरता क्या नहीं करता। लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। और किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी पहुंचे हुए हैं। अखिलेश सिंह ने किशनगंज से जीत का दावा किया। वहीं पूर्णिया से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर कहा कि सभी को गठबंधन धर्म का पालन करना ही चाहिए। हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी और जिस तरह का रिस्पांस हमने देखा सभी वर्गों में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हों, युवा हों, तो उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जावेद यहाँ निश्चित रूप से रिकॉर्ड मत से। वहीं आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को मैदान में उतारा है, जिसे लेकर रणभूमि में मैदान में जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अब्दुल बारी सिद्दीकी और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और जनता से बहकावे में आकर वोट न डालने की अपील की। तेजस्वी ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी गारंटी का दावा करते हैं, लेकिन चाचा की गारंटी लेंगे कि वो फिर से नहीं पलटेंगे। साथ ही लोगों से पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को जिताने की अपील की है। इंडिया की धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछले बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो है इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, उसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। जितने भी हमारे पूर्णिया जिला में जो कमी है, यहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद देंगे तो यहाँ के सभी जनता की उम्मीद जो लगाए हुए हैं उनको पूरा करने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। कितना असर पड़ेगा पूर्णिया में? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। हमारे भाई आए हैं, बहुत हम खुश हैं। वहीं आरजेडी नेता और सारण सीट से पार्टी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी है। वहीं 400 पार वाले बीजेपी के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता जनार्दन ही तय करेगी जीत और हार। ऐसा लग रहा है मानो ईवीएम अभी से ही हैक कर लिया गया हो। आने दीजिए ना, हम तो बहुत प्राउड है कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो मालूम। 400 पार का नारा दे रही है मोदी सरकार, पॉसिबल है? अब वो तो जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा। तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। और जीतन राम मांझी ने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर हमला बोला है। मांझी ने लालू प्रसाद की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर अपनी बात रखी और कहा कि शिक्षा के अभाव की वजह से लालू परिवारवाद को परिभाषित नहीं कर पा रहे। जमात में गया तो सोचा कि हम क्या करें, तो कहीं ये सबको पूछ काट लो, पूछ बड़ी खराब होता है, तो वही लालू जी कर रहे हैं। और परिवारवाद किसको कहते हैं? जिसमें कोई सलाहियत नहीं हो, कोई जन आंदोलन नहीं किया हो, कोई सामाजिक कार्य नहीं किया हो और उसको अपने बल पर, अपने प्रभाव के बल पर एमएलए, एमपी, मंत्री बना देते हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सुशील मोदी ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की बीमारी की खबर सुनकर तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं ने दुख जताते हुए उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जैसे ही सोशल साइट एक्स पर एक दुखद जानकारी साझा की,
बीती 6 महीने से कैंसर की बीमारी से जूझने के बाद जैसे ही सार्वजनिक की इस बेहद दुखद खबर के सामने आने के बाद लोग भी स्तब्ध रह गए। सुशील मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव से खुद को अलग रखने का ऐलान करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, पिछले 6 माह से मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। मुझे लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी को मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने लिखा है कि वो अपने देश, बिहार और अपनी पार्टी के प्रति सदा आभारी और समर्पित रहेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी के कैंसर ग्रसित होने की खबर सुनकर सियासी गलियारे में भावनाओं का गुब्बार बह उठा। रविशंकर प्रसाद हो या तेजस्वी यादव, सभी ने सुशील मोदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सूचना हम लोगों को मिली है आज कि सुशील मोदी जी को जो है कैंसर हुआ है। हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सुशील मोदी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि इस साल उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके अलावा भी वो पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं। 33 साल के सार्वजनिक जीवन में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा सहित सभी 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।